प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो हमने इसमें देखा था कि दहन और ज्वाला क्या होते हैं। और दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ईंधन और ऊष्मा प्रकाश देता है। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ पदार्थ जो हैं ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ बिना ज्वाला के जलते हैं। आगे आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आग अनियंत्रित हो सकती है और क्या क्या नुकसान हमें पहुंचा सकती है। आपने सुना होगा, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो कारण है वो देखिए एक बार। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल जाती है या इसे जलाया जाता है? याद करो बेटा, हम माचिस की तिल्ली जलाने के लिए उसको बार बार माचिस की डिबिया के साइड में जो एक रसायन केमिकल होता है उस पर घिसते हैं, उस पर रगड़वाते हैं उसको, ताकि रगड़ खाने से थोड़ी सी गर्म हो जाए और गर्म होकर फिर वो आसानी से आग पकड़ ले। इसी प्रकार कागज़ के टुकड़े को जलाने की बात याद कीजिए। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो क्या यह ज़रूरत है? तुरंत तो नहीं जलता ना, कुछ समय लेता है ना जलने के लिए। यानी कि जब तक कि वो गर्म ना हो जाए तब तक वह नहीं जलता, चाहे वो कागज़ हो चाहे वो माचिस की तिल्ली हो। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं? पास लाकर नहीं जला सकते ना बेटा। उसको छू करके और वो अच्छे से गर्म हो जाए तब वो आग पकड़ता है। तो लकड़ी को या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़, देखो फिर भी अगर हम देखें कि अगर कागज़ का टुकड़ा जो है वह जल्दी जल जाता है। और क्या कह रहा है ये, क्या एक लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली के पास लाकर जला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो काफ़ी मोटा होता है और उसको जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, काफ़ी देर तक हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। जितनी मोटी लकड़ी होगी उतना ही वक्त लगाएगी वह गर्म होने में और आग पकड़ने में। तो उसी प्रकार देखिए, लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? ठीक है, लकड़ियाँ कोयले को जलाना है तो हम क्या करते हैं, या तो मिट्टी का तेल डालते हैं, उस पर पेट्रोल डीजल डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, या उसके ऊपर कुछ कपड़ा कागज़ या जैसे कि कपड़े की कतरनें बची होती हैं उनको हम डालते हैं। उससे फिर वो गर्म हो जाता है। जब तक कि वो कपड़ा जलता है तब तक हमारी लकड़ी या कोयला गर्म होकर आग पकड़ लेता है और फिर जलना आरंभ कर देता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ये देखिए, जंगल की आग का एक दृश्य दिखा रखा है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग बुझाना बहुत अधिक कठिन होता है, कारण गर्मी तो है ही, तो आसपास बहुत सारी सूखी घास होगी, घास आग पकड़ेगी। जब तक घास जलेगी तब तक पेड़ आग पकड़ चुके हों गर्म होकर के। तो ऐसी आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और वैसे भी उसको बुझाने के लिए व्यक्ति उसके अंदर बिल्कुल कूद भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी तो झुलस सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या आप आगे देखिए, क्या ये अनुभव बताते हैं कि विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? देखिए, हम थोड़ा सा माचिस के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। एक बार ये देखो कि माचिस जो है किस प्रकार उपयोग में आई। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पहले प्राचीन मिस्र में मिस्र देश है इजिप्ट में गंधक में डुबोई गई चीड़ की लकड़ी के टुकड़े जो है माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक जो माचिस है उसका विकास लगभग 200 साल पहले हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस जो है, इसका मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी जगह पर रगड़ा जाता तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था।
इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था, परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल जो निरापद माचिस है, यानी कि आज की जो माचिस है, उसके सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, श्वेत फास्फोरस नहीं होता। रगड़ने वाली जो सतह है रगड़ने वाली जो सतह है उस पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन आरंभ हो जाता है। देखो तीनों का काम है। लाल फास्फोरस रगड़ने के कारण सफ़ेद फास्फोरस में आ गया, सफ़ेद फास्फोरस ने अभिक्रिया कर ली पोटेशियम क्लोरेट से, जिससे थोड़ी सी गर्मी पैदा हो गई। गर्मी के कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ने काम करना आरंभ कर दिया, यानी कि जलना आरंभ कर दिया। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ, जलने वाले पदार्थ जो हैं, तब तक आग नहीं पकड़ते जब तक कि उन्हें एक ताप तक जब तक इन्हें गर्म ना किया जाए, यानी कि जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। देखो ज्वलन ताप क्या है, देखिए एक बार यहाँ देखो, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है ना। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल या लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? अफकोर्स रखनी होगी बेटा। मिट्टी के तेल को कभी भी आग वाले जगह पर नहीं रखना चाहिए। बहुत अधिक धूप वाले दिनों में, यानी कि मई जून आदि के दिनों में इसे धूप में नहीं रखना चाहिए। निम्नलिखित क्रियाकलाप दिखाता है कि किस पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। देखिए मैं इसको डिटेल में नहीं कराऊंगी, मोटा मोटा बताती हूँ। देखिए 2 कागज़ के कप ले लिए, कागज़ के कप बनाए, 1 कप में पानी डाल लिया, 1 कप को सूखा ले लिया, ठीक है ना, और उनको ना मोमबत्ती की लो पर जलाया। तो जिस कप में जल है वह कप नहीं जलेगा और कागज़ के जिस कप में पानी नहीं है वह कप जलना आरंभ कर देगा। इसका कारण क्या है? जिस कप में पानी है वह कागज़ जो है ठंडा रहेगा। ठंडा होने के कारण वह जो कागज़ है वह जलन ताप तक नहीं पहुंचा, उसका ताप जो है जलन ताप तक नहीं पहुंचा और वह नहीं जला। जबकि जो बिना पानी वाला कागज़ का कप है वह उसके अंदर जो पानी है वो नहीं है और पहले ही कुछ गर्म है, सामान्य तापमान है उसका, और फिर हमने उसको आंच पे रख दिया तो फिर क्या हो गया? फिर तो वह अपने आप आग पकड़ लेगा, ज़रूरत ही नहीं है उसको एक्स्ट्रा जैसे कि समय लेने की, तो वह तुरंत गर्म हो जाएगा और जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना बेहद ज़रूरी है। कागज़ के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? पानी भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसका। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, यानी कागज़ के कप के अंदर भी पानी उबल जाएगा। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण ये है बेटा कि जो ऊष्मा दी थी मोमबत्ती की वो कागज़ से होकर पानी में चली गई। देखो कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की जो उपस्थिति में ताप कागज़ के जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का जलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? देखिए एक बार ये देखिए, पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि बताया इसने ज्वलनशील पदार्थ। इसमें हम डीजल, मिट्टी का तेल, सीएनजी भी डाल सकते हैं, ठीक है।
आगे पढ़िए। हम आग पर कैसे नियंत्रण पाते हैं। आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा है, सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित किया जाता है, ठीक है ना। यह ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन यानी कि आग बुझाने वाले जो सर्विस है, टेलीफोन नंबरों की जानकारी उनकी होनी चाहिए। देखो, ये व्यक्ति है, ये आग बुझा रहा है और ये देखो होज को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ, पाइप को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ देखो, और ये आग को बुझा रहा है पानी के साथ, ठीक है। और देखो एक पीछे दिखा रखा है, ट्रेन पे व्यक्ति खड़ा होकर और पानी को आग को बुझा रहा है पानी डाल के। आगे देखिए, जब आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है। वह आग पर पानी डालती है। जब ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा किया जाता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाए, ऐसा करने से आग रुक जाती है, ठीक है ना। जलवाष्प ज्वलनशील को घेर लेते हैं, पानी जो है अब ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेते हैं जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। इनमें से कौन कौन सी हैं। ईंधन, वायु और ऊष्मा, ठीक है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मान लो ईंधन को हटा दो, अब पूरा घर जल रहा है तो घर ही ईंधन है, तो घर को तो नहीं हटा सकते। तो हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो वायु यानी कि ऑक्सीजन ना मिले उसको ऐसा कर दें, या फिर ऐसा करते हैं कि ऊष्मा को कम कर दें, यानी कि पानी डाल दें, ठंडा हो जाएगा तो ऊष्मा कम हो जाएगी उसकी। तो आग बुझाने वाले कार्य का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए, अधिकांश स्थितियों में ईंधन को नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है और भवन को हम नहीं हटा सकते। आगे देखिए, दहन के प्रकार करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे अग्निशामक। अग्निशामक जो है वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने पढ़ना है आग के विषय में। ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, आग पर काबू कैसे पाते हैं, और माचिस का इतिहास पढ़ के आना है आपने, ठीक है। तो कल हम करेंगे अग्निशामक। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।